गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने कल अणुसंख्या गुणधर्म में पहली प्रॉपर्टीज पहला अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ लिया था। क्वथनांक में उनने दूसरा था, पहला था अपना वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, और वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को ध्यान से समझोगे। पहले क्या लिखा हुआ है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प पदार्थ 0.850 बार दिया हुआ है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प पदार्थ हो जाता है 0.850 से घटकर कितना हो जाता है 0.845 बार हो जाता है। तो विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्लियर पता लग रहा है कि वाष्प पदार्थ पहले इतना था और वाष्प पदार्थ अब घटकर इतना हो गया, अर्थात वाष्प पदार्थ में क्या हो गया अवनमन। अवनमन का मतलब वाष्प पदार्थ में क्या आ गई कमी। तो वाष्प पदार्थ में होने वाली कमी से संबंधित अपन ने कल मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा था। तो अपना इसका फॉर्मूला क्या था, NB = P0A अपॉन P0A माइनस P इंटू WB इंटू NA अपॉन WA। ये फॉर्मूला था मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का। ये फॉर्मूला अब अपन को मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए P0A का मान चाहिए, P का मान चाहिए, WB का मान चाहिए, Na का मान चाहिए और WA का मान चाहिए। देखो सारे मान आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। यहाँ पर P0A का मतलब क्या होता है विलायक। तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है। देखो यहाँ पर लिख रखा है कि अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय, विलय का तो इसने कोई कंपाउंड नाम दिया और ये क्लियर लिख रखा है विलय तो कोई अवाष्पशील है और इसको किस में मिला रहे हैं बेंजीन में। तो अवाष्पशील मैंने कहा था जिसकी मात्रा कम होती है वो तो होता है विलय और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है विलायक। अर्थात अपन को पता लग गया कि इसमें विलायक तो बेंजीन है और विलय कोई अवाष्पशील यौगिक है जिसकी मात्रा ये दी हुई है। तो यहाँ से दोनों की मात्रा बाहर दे रखा है, तो एक तो WA का मान और एक WB का मान, दोनों आसानी से अपन क्वेश्चन में से देखकर लिख सकते हैं। A का मतलब किसका बाहर है विलायक का बाहर और B का मतलब किसका बाहर है विलय का बाहर। तो बताओ विलायक का बाहर अर्थात बेंजीन का बाहर कितना ग्राम दे रखा है 39 ग्राम। तो अपन विलायक के बाहर के स्थान पर लिख देंगे 39 ग्राम। विलय का बाहर अवाष्पशील विलय इसके लिए लिख रखा है, ये कितना दे रखा है 0.5 ग्राम। दो मान अपने पास आ गए। इसके बाद ये कह रहा है कि बेंजीन का वाष्प पदार्थ अर्थात शुद्ध बेंजीन का, मैंने कहा था शुद्ध लगने पर उस वाष्प पदार्थ के ऊपर P0 लगा हुआ होता है। तो शुद्ध बेंजीन मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ है। तो P0A का मान आपको दिया हुआ है कितना शुद्ध बेंजीन का वाष्प पदार्थ 0.850 बार। और इस अवाष्पशील विलय को इस बेंजीन में मिलाने से विलयन का वाष्प पदार्थ कितना हो जाता है 0.848। तो कुल वाष्प पदार्थ या विलयन का वाष्प पदार्थ आपको दे रखा है अर्थात P का मान आपको दे रखा है 0.845 बार। अब देखो अपने पास P0A का मान आ गया, P का मान आ गया, WB का मान आ गया, WA का मान आ गया। मान किसका निकालना है Ma का। और M का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान या मोलिकुलर वेट जिसे अणुभार कहते हैं। और A के स्थान पर किसका विलायक का अणुभार, और विलायक आपको पता है कौन है बेंजीन। तो अपन यहाँ से बेंजीन के अणुभार की क्या कर सकते हैं गणना कर सकते हैं। तो C6H6 का अणुभार निकालोगे तो C6 में कितने कार्बन है 6 कार्बन। एक कार्बन का अणुभार कितना होता है 12। तो 12 इंटू क्या कर दिया 6। और हाइड्रोजन कितने 6 और एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1। इसे सोल्व कर लो 72 प्लस 6 अर्थात बेंजीन का अणुभार कितना आ गया 78
यानी अपने पास एन ए का मान कितना आ गया 78। अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई, डब्ल्यू ए का मान आ गया, डब्ल्यू बी का मान आ गया, पी नॉट ए का मान, पी का मान, ये तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसको तो अपन ने गणना की नहीं, केवल अपन को तो बेंजीन के मोलर द्रव्यमान की क्या करनी है गणना। और बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं होता है C6H6, तो 6 हाइड्रोजन तो 12 × 6 और 6 कार्बन में, तो कार्बन का जो भार होता है वो कितना होता है 12 है, तो 12 × 6 कर दिया, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6, टोटल किया कितना आ गया 70। अब अपन को इस फॉर्मूले में सारे मान पुट करने और आपका मोलर द्रव्यमान आसानी से क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा। एन बी बराबर सबसे पहले पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.850 माइनस फिर अपॉन पी नॉट ए तो वापस लिख दिया 0.850 माइनस पी, और पी की वैल्यू है 0.845। डब्ल्यू की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.5। एन ए का मान अपन ने निकाल लिया 78 अपॉन डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए का मान अपन को दे रखा है 39। इसे सॉल्व करने पर जो अपने पास आंसर आएगा वो विलय का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। नोट करोगे, इसे आगे सॉल्व करो। ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 3 दशमलव से 3 दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 850 नीचे 5 × 0.5 × 2, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, 850 अपॉन 5 × 1, और 5 से 850 को डिवाइड करोगे तो 170 ग्राम। ये एन बी की वैल्यू है 170 ग्राम हो जाएगा। ये आपकी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अणु संख्या गुणधर्म वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन सेकंड अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे। सेकंड अणु संख्या गुणधर्म है सेकंड
सेकंड अनुसंख्यक उदाहरण है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन देखो नाम से ही पता लग रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी। अर्थात क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि है वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक उन्नयन। तो सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है तो सब एडिंग लगा के परिभाषा लिखेंगे अपन क्वथनांक की। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिसमें उस द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो क्वथनांक की परिभाषा क्या बताई? किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक की परिभाषा नोट करेंगे सबसे पहले। किसी द्रव का वह ताप किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। अब क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा, तो इसी में सब एडिंग लगा दोगे। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन अब क्वथनांक उन्नयन को समझोगे। पहले क्वथनांक में वृद्धि किस प्रकार से होती है? तो आपने पहले पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी। वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी, जिसे किस नाम से जानते हैं अपन? वाष्प दाब अवनमन के नाम से। अब वाष्प दाब में कमी आ गई और क्वथनांक की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी है कि वाष्प दाब को किसके बराबर करना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो वाष्प दाब में कमी आने के बाद उस वाष्प दाब को अपन को किसके बराबर ले जाना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाना है। तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अर्थात ताप को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तो उस वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब को करने के लिए आपने जितना टेम्परेचर बढ़ाया है, जितना ताप बढ़ाया है, तो उस ताप को बढ़ाने के लिए जितने ताप की आपको आवश्यकता हुई है वो आपका क्या कहलाएगी? क्वथनांक उन्नयन
अर्थात टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि किस नाम से जानते हैं? क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी। और वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप की क्या होती है? आवश्यकता। अर्थात ताप को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तो ताप में होने वाली में वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन को अपन इस आरेख की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये आपने एक आरेख ले लिया x अक्ष पर और y अक्ष पर, जिसमें एक तरफ अपन ने ले लिया वाष्प दाब और एक तरफ आपने ले लिया टेम्परेचर दाब। दोनों के बीच में क्या खींचते हैं? आरेख। मान लिया फिक्स है कि ये इस बिंदु पर वायुमंडल का दाब है, ये वायुमंडलीय दाब है। यह आपका कौन सा दाब है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। और आपने मान लिया किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसका टेम्परेचर T0B से रिप्रेजेंट करता है। देखो T का मतलब टेम्परेचर और शुद्ध आ गया तो किससे? नॉट से। और B का मतलब होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथनांक। तो इसे शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है उसे रिप्रेजेंट कर दिया T0B से। T0B से। अब इसमें आपने क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय के मिलाने पर इसके वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी। तो पहले वाला सपोज करो वाष्प दाब ये था, लेकिन अब विलयन का वाष्प दाब इससे क्या रहेगा? कम रहेगा। विलयन का वाष्प दाब इससे क्या रहेगा? कम रहेगा। तो वाष्प दाब कम रहेगा, जिसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, अर्थात इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और बाएं से दाएं जाने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए विलयन का जो आरेख आप बनाओगे तो शुद्ध विलायक के बाद में आएगा, क्योंकि विलयन का ताप होता है जो अधिक होता है, किसकी बजाय? शुद्ध विलायक की बजाय। क्योंकि इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तो मान लिया विलयन का जो ताप है वो है T0B, विलयन का ताप। तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, तो ये तो रिप्रेजेंट करती है किसको? विलायक को। और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? विलयन को। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो कि T0B है, T0B है, वो तो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और TB है, वो है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। वापिस समझोगे इस चीज को। देखो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हैं, तो क्वथनांक में वृद्धि कब होगी? तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी अवाष्पशील विलय को, किसको? अवाष्पशील विलय को कोई विलायक में मिला है। तो अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर आपने पढ़ा था कि वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी। वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी, जिसे आप वाष्प दाब अवनमन के नाम से जानते हैं। तो क्वथनांक की परिभाषा आप देखोगे कि क्वथनांक वह होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाना चाहिए? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ वाष्प दाब में कमी आ रही है, तो इसका मतलब विलयन का क्वथनांक है जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? तो उस कंडीशन में विलयन के क्वथनांक को या विलयन के वाष्प दाब को
वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए पहले सपोज करो ये टेम्परेचर था, तो इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको इतना टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, अर्थात ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो उस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को किस नाम से जानते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो वाष्प दाब में कमी हो गई और इसको अपन किसके बराबर करना चाहते हैं, वायुमंडलीय दाब के बराबर। और वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा, ताप को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, अर्थात क्वथनांक को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उस क्वथनांक की वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है, क्वथनांक उन्नयन के नाम से। तो आप इसी के आधार पर इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो, पहले समझने की कोशिश करोगे, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझकर याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। क्वथनांक उन्नयन के अंदर क्या परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाते हैं तो विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है और इस वाष्प दाब को आपको किसके बराबर करना है, वायुमंडलीय दाब के, जिसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए दाब के बराबर करने के लिए ताप को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ताप को बढ़ाने की आवश्यकता होती है जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अर्थात जितना ताप आपने बढ़ाया है वो ताप क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अब देखोगे क्वथनांक उन्नयन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। तो पहले टेम्परेचर विलायक का था, ये विलायक का टेम्परेचर इतना है और विलयन का टेम्परेचर इतना हो गया। तो आपका टेम्परेचर में जितना अंतर आया, ताप में जितना अंतर आया, यह अंतर आपका कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन। और क्वथनांक उन्नयन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। तो जितना ताप आपने बढ़ाया है वो ही आपका क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन। और क्वथनांक उन्नयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी बराबर आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, तो डेल्टा टीबी बराबर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर, तो ज्यादा में से किसको घटाओगे, कम को। बताओ ज्यादा टेम्परेचर किसका है, ज्यादा टेम्परेचर किसका है, विलयन का, और कम किसका है, विलायक का। तो डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट वी। ये फॉर्मूला किसका आ गया, डेल्टा टीबी का। क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट वी। इतना नोट करोगे एक बार आरेख सही।
इसे एक लाइन और लिख लेंगे जिसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, नीचे तक लिख तो लाइन इसमें। इतना नोट कर लिया हो तो इसे एक बार वापस समझोगे, क्योंकि रटने से ये चीजें याद नहीं होगी, आपको समझकर याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी, वरना रटने से 2 दिन ही आपको ये परिभाषा याद रह सकती है। देखो, सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन को समझने से पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए क्वथनांक की। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो जिस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा वही ताप उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। अब क्वथनांक उन्नयन, अब क्वथनांक उन्नयन कितना तो अपन समझ रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अर्थात क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि। लेकिन किस कंडीशन में वृद्धि होगी उस चीज को भी समझना जरूरी है। तो ताप या टेम्परेचर या क्वथनांक में जब वृद्धि होगी जब किसी अवाष्पशील विलय को किसमें मिलाया जाए? विलायक में। देखो क्या होता है, अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने से विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। और आप क्वथनांक की परिभाषा पढ़ रहे हो कि वाष्प दाब किसके बराबर होना चाहिए? वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तो जितनी वाष्प दाब में कमी आई है उतना ही उसे ताप बढ़ाकर कहां पहुंचा दिया जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचा दिया जाता है। तो जितना ताप आपने बढ़ाया है उस ताप को जितनी वृद्धि की है तो उस वृद्धि को किसके नाम से जानते हैं? क्वथनांक उन्नयन के नाम से, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीवी से। आरेख के अंदर स्पष्ट है। मान लिया विलायक का क्वथनांक कितना है और विलयन के वाष्प दाब में कमी आ गई, तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं था, तो अपन ने इसके वाष्प दाब को किसके बराबर कर दिया? वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दिया। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ा? टेम्परेचर। कितना? पहले ताप इतना था, अब इसे बढ़ाकर इतना कर दिया। तो जितना ताप आपने बढ़ाया है वह क्या कहलाएगा? क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। अर्थात डेल्टा टीवी बराबर क्या लिख सकते हैं कि टीवी अर्थात इसका ताप ज्यादा है, इसका ताप कम है, तो ज्यादा में से किसको घटा तो कम को, तो अपन लिख सकते हैं टीवी माइनस टी नॉट बी। अर्थात विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो इसी को आप लिख सकते हो हिंदी में कि क्वथनांक उन्नयन बराबर क्या फॉर्मूला बन गया कि विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक।
इसके आगे देखो, अब आप मुझे आरेख से समझकर बताओगे आरेख से क्या स्पष्ट हो रहा है। सपोज करो कि इसके वाष्प दाब में कितनी कमी थी, वाष्प दाब में कितनी कमी थी। यदि वाष्प दाब में और कमी आ जाए, वाष्प दाब में और कमी आ जाए, वाष्प दाब में और कमी आ जाए, अर्थात वाष्प दाब में कमी बढ़ती जाए, तो वाष्प दाब में कमी बढ़ती जाएगी तो बताओ टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब को अपन को किसके बराबर करना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए जितनी ज्यादा कमी होगी उतना ही आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप उपरोक्त आरेख से क्या स्पष्ट कर सकते हो कि उपरोक्त आरेख से स्पष्ट है 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 कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब अवनमन अर्थात डेल्टा पी, वाष्प दाब में जो अवनमन होगा जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्वथनांक में उन्नयन के। किसके होगा, तो मैं लिखूं क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी के प्रोपोर्शनल क्यों होगा। अभी आपको आरेख से क्या पता लग रहा है कि वाष्प दाब में जितनी कमी आएगी, वाष्प दाब में जितनी कमी आएगी उतना ही आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितना अंतर है वो उसकी वृद्धि की क्या है, बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती। फिर हम जानते हैं राउले के नियम से, राउले के नियम से, राउले के नियम से कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता था पहले की क्लास में पढ़ चुके, वो XV के प्रोपोर्शनल होता है। XV का मतलब विलय के मोल भिन्न के, किसके समानुपाती होता है, विलय के मोल भिन्न के, विलय के मोल। राउल के नियम से आपने क्या देखा था पिछली क्लास के अंदर कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो XV के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात विलय के मोल भिन्न या विलय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। अब देखो डेल्टा P और डेल्टा T भी दोनों प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऊपर से डेल्टा P के स्थान पर यहाँ डेल्टा T भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ डेल्टा P की जगह लिख दिया डेल्टा TV इज प्रोपोर्शनल XV। और जब समानुपाती का चिन्ह उठाया तो समानुपाती का चिन्ह उठाने पर कांस्टेंट कोई क्या लग गया, K, और K इनटू क्या आ गया, XV। इसे डाल दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे ध्यान से समझोगे। अब इसके बाद XV हम जानते हैं कि XV की गणना पहले कर चुके थे। हम जानते हैं कि XV का मतलब किसके मोल में निकाल रहे हो, विलय के मोल में। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास के अंदर कि क्वथना विलय के मोल में निकालने के लिए आपको विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो XV में ऊपर क्या हो जाएगा, NV, और विलयन में विलय और विलायक दोनों आते हैं तो Na प्लस के क्या हो गया, NV। और यहाँ से NV के स्थान पर आप क्या रख सकते थे कि WB अपॉन NV। पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, ऊपर लिख देता हूं इसको मैं। तो XB इज इक्वल टू NB के स्थान पर क्या रख दिया, WB अपॉन के क्या, NB, अपॉन NA के स्थान पर रख दिया WA अपॉन NA, और NB के स्थान पर रख दिया WB अपॉन NB। क्योंकि मोलों की संख्या, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो NB के मोल निकाले तो WB अपॉन NB हो गया, Na की जगह लिख दिया WA अपॉन Na, और NB के स्थान पर लिख दिया WB अपॉन NB।
और आपको एक कंडीशन बताई थी तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए तनु विलयन बताया था कि जिसमें विलय की मात्रा बहुत क्या हो, कम हो, और विलय किसको रिप्रेजेंट करता है, v को, अर्थात तनु विलयनों के लिए WA/NA इज ग्रेटर देन बजाय किसके, WB/NB। तो इस चीज को क्या मान लोगे, नगण्य। जब ये बहुत कम है इसकी तुलना में तो इसे 0 मान लिया जाएगा, और जब 0 मान लिया जाएगा तो HB = आपके पास आ गया WB/NB अपॉन ये 0 हो गया तो नीचे क्या बचा, WA/NA। और अब XB का मान इक्वेशन नंबर किस में रख दो, फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिख देंगे XB का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो XB समीकरण 1 की अपने पास डेल्टा TB = K के स्थान पर K रख दिया, और XB के स्थान पर अपन ये पूरी वैल्यू रख देंगे, और XB के स्थान पर रखेंगे तो इनटू में WB, ये MB आ जाएगा नीचे, WA का रहेगा नीचे, और MA का आ जाएगा ऊपर। ये आपके पास इसका मान आ गया डेल्टा TB का। आगे देखो, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा TB = K, और K को मैंने किसके साथ लिख दिया, MA के साथ। MA को उठाकर K के पास लिख दिया, बाकी बची जो वैल्यू अलग लिख दी। ऊपर आपके पास क्या बचा, WB अपॉन नीचे आपके पास क्या बचा, MB और इनटू WA। अब K इनटू MA को इसने रिप्रेजेंट कर दिया KB से, इन दोनों को किससे प्रदर्शित कर दिया, KB से, KB इनटू WB अपॉन MB इनटू WA, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ KB बराबर क्या है, K इनटू MA, जिसे बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। केवी को क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो आपके पास क्वथनांक उन्नयन का और मोलर उन्नयन स्थिरांक का दोनों के संबंधित ये फॉर्मूला बन गया। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये फॉर्मूले भी आपके न्यूमेरिकल को सोल्व करने के क्या आएंगे, काम आएंगे। तो यहाँ तक इसको नोट कर लेना, और जिनको नहीं पता सब लिख लेना। यहाँ केवी का मतलब ये हो गया, डब्ल्यूबी का मतलब क्या है, डब्ल्यूबी का मतलब है विलय का भार, विलय का भार। एनबी का मतलब है विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या कह सकते हो अणुभार। डब्ल्यू का मतलब है विलायक का, विलायक का भार।
इसी इक्वेशन को आप आगे और बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ तो अपन ने इसको केवी से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये वाली वैल्यू है जो सॉल्यूशन की मोलरता को रिप्रेजेंट करती है। तो मोलरता को आपने किससे प्रदर्शित किया था? स्मॉल m से। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से आगे लिख सकता हूँ, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू, ये तो केवी हो गया, और ये पूरी वैल्यू है जो किसको प्रदर्शित करती है? मोलरता को। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मोलरता मतलब स्मॉल m। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के साथ एक फॉर्मूला और बन गया, डेल्टा टीवी बराबर केवी इनटू स्मॉल m। यहाँ आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल m बराबर विलियन की मोलरता है। विलियन की क्या है? मोलरता, विलियन की मोलरता, और जिसकी वैल्यू क्या है? WB इंटू MB इंटू WA। ये फॉर्मूला, इसे भी नोट कर लोगे। इसी के इक्वेशन नंबर डाल दो इनको, जैसे इक्वेशन फर्स्ट उसको डाली थी तो इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। ये भी सीधी फॉर्मूले में काम आएगी, ये भी सीधी फॉर्मूले में काम आ सकती है, और ये भी सीधी फॉर्मूले में काम आ सकती है। तो क्वेश्चन को देखकर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है इससे पता लगेगा क्वेश्चन को देखने के बाद। अब इसके बाद इसी में नई हेडिंग है, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील विलय के अनुवाद। अवाष्पशील विलय के अनुवाद, और अवाष्पशील विलय के अनुवाद को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? NB से। के मध्य संबंध, के मध्य संबंध। इनके बीच में आपको क्या निकालना है? संबंध। तो रावली के नियम से सीधी इक्वेशन यहाँ से ये लिख दोगे, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल m, और स्मॉल m विलियन की क्या है? मोलरता। हम जानते हैं विलियन की मोलरता, तो पिछली क्लास की वीडियो के अंदर आपको मोलरता का सूत्र बता रखा है, तो अपनी कॉपी के अंदर देखो, मोलरता का सूत्र WB इंटू 1000 अपॉन NB इंटू W। अपनी कॉपी के अंदर देखो मोलरता का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो मोलरता स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू क्या है? WA। तो अब आपको स्मॉल m के स्थान पर ये मान रख दो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप ये मान रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी के स्थान पर केवी रख दिया, और स्मॉल m के स्थान पर ये वैल्यू रख दी। स्मॉल m के स्थान पर रखा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब आपको मान किसका निकालना हो? यहाँ से MB का। तो MB का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो पहले इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि MB इंटू WA, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रख दी और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ रख दी? नीचे। पहले चेंज कर लो जिससे गलत होने के चांस नहीं होंगे। WB इंटू 1000, और इस वैल्यू को भी उल्टा कर दिया, इसे लिख दिया 1 बटा डेल्टा टीबी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको मान किसका निकालना है? NB का। तो NB को इस तरफ रखो और बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो नीचे तो आपके पास क्या है? डेल्टा
टीवी। अब ये वाली वैल्यू शेष, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी उल्टा। तो बताओ W ये ऊपर था वो तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो वैल्यू नीचे थी वो कहाँ चले जाएगी, ऊपर चले जाएगी। WB इंटू A आ जाएगा। तो ये इनके बीच में संबंध आ गया। अर्थात आप क्या कह सकते हो कि क्वथनांक उन्नयन मतलब डेल्टा टीवी और अवाष्पशील विलय का अनुवाद मतलब एमबी के बीच में क्या संबंध होता है। तो एमबी और डेल्टा टीवी एक दूसरे के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप लिख सकते हो अर्थात एमबी व डेल्टा टीवी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नोट कर लो यार। ये चीज आपने समझ में आ गई होगी। मैं वापस इसे रिपीट कर देता हूं कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल एम। पिछली वाली इक्वेशन से आपने देख लिया था, यहाँ स्मॉल एम है जो विलयन की किसको प्रदर्शित करता है, मोलल तक। अब क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी के बीच में और अवाष्पशील विलय के अनुवाद एमबी के बीच में आपको क्या निकालना है, संबंध। तो पिछली वाली इक्वेशन में याद थी, और विलयन की मोलरता हम जानते हैं WB इंटू 1000 अपॉन NB इंटू WA। तो इस m का मान ऊपर वाली इस इक्वेशन में रख दिया। तो डेल्टा टीवी की जगह डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी के स्थान पर केवी और m के स्थान पर ये पूरी वैल्यू रख दी। m के स्थान पर आपने पूरी वैल्यू रख दी। आपको मान निकालना है किसका, MB का। तो गलती नहीं हो इसके लिए मैंने पहले इसे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर दी, ऊपर वाली वैल्यू क्या कर दी, नीचे कर दी, और इसके बाद यहाँ से अपन ने MB की वैल्यू निकाल ली। इससे क्या पता लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पर केवी है मतलब मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसकी गणना वॉन टॉप सूत्र से सीधे भी कर सकते हो। तो नोट लगाकर आपको इसके नीचे नया एक बिंदु लिखना है। नोट लगाकर एक बिंदु लिखना है नीचे। नोट लगा के लिखोगे मोलर उन्नयन, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे थे केबी से, की गणना वॉन टॉप सूत्र से की जाती है। वॉन टॉप सूत्र से की जाती है और वॉन टॉप सूत्र आपका है KB इज इक्वल टू NA R TB का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन इंटू 1000। ये सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक केवी की गणना करने के लिए वॉन टॉप सूत्र क्या है।
तो ये आपका फॉर्मूला है NaRTB का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन इंटू 1000। यहां लिख लेना, यहां Na का मतलब आपको पता है विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। R का मतलब है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, गैस स्थिरांक। TB का तात्पर्य है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। और डेल्टा H वाष्पन बताता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को। आगे लिख लेना डेल्टा H वाष्पन, ये बता रहा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक लाइन और लिखा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। डेल्टा H वाष्पन बता रहा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को। और आगे नोट में ही सेकंड नंबर, इसे फर्स्ट नंबर नोट डाल लेना और सेकंड नंबर नोट में इस प्रकार से लिख लोगे, नोट सेकंड, Kb स्थिरांक की इकाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। तो आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी, कोलिजेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, जिसे आप क्वथनांक उन्नयन के नाम से देख रहे थे। इसी के साथ क्वथनांक उन्नयन से संबंधित हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वथनांक उन्नयन से संबंधित एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक अवाष्पशील विलय के, एक अवाष्पशील विलय के, एक अवाष्पशील विलय के 1.80 ग्राम को, 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो
अवाष्पशील विलय के, तो अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। और क्वेश्चन में साथ में आपको Kb इक्वल टू दे रखा है, Kb की वैल्यू 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपको साथ में दी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला को देखने के बाद आपको देखना है कि आपको किस किस की वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन से जब आपको किसकी मात्रा निकालनी हो, अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, अर्थात आपको मान निकालना है किसका, Mv का। किसकी वैल्यू निकालनी है, Mv की। तो अभी फॉर्मूला लिखाया था Mv बराबर डेल्टा Tb इंटू नीचे का Kb, तो ऊपर Kb है, नीचे डेल्टा Tb इंटू Wb इंटू Ma और इंटू Wa, ये फॉर्मूला। मान रखो आपको सारी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर Mv 1000 सारी वैल्यू आपको दी हुई है और वैल्यू सवाल में से पहचानो और पहचानने के बाद में इसके मान रखो, आपके पास इसका आंसर देखो। सबसे पहले बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, तो T0B इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 353.23। शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है, ये आपके पास वैल्यू होगी T0B की। फिर इसके बाद में इसको मिलाने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है, अर्थात Tb की वैल्यू आपको दे रखी है 354.11 केल्विन, ये मान भी आपको दिया हुआ है। अवाष्पशील विलय, तो विलय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, तो Wb की वैल्यू आपको दे रखी है 1.80 ग्राम और Wa की वैल्यू आपको दी हुई है कि बेंजीन की मात्रा कितनी है, 19 पिकोग्राम। अब आपको फॉर्मूले में देखो Wb का मान पता है, Wa का मान पता है, Kb आपको दिया हुआ है, आपको किस चीज की गणना करनी है, डेल्टा Tb की। तो इन दोनों की सहायता से आप डेल्टा Tb निकाल सकते हो। डेल्टा Tb का फॉर्मूला क्या बताया था कि ज्यादा में से कम को घटा दो, भूल भी जाओ आपको पता नहीं लगे कि T0B माइनस Tb होता है, Tb माइनस T0B, तो आपको सीधा सीधा पता लगा है क्वथनांक में उन्नयन। पहले क्वथनांक कितना था, बाद में इतना हो गया, तो बताओ वृद्धि हुई है नहीं हुई है। तो अर्थात क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, तो ज्यादा में से कम को घटा दो, तो 35.11 में से 353.23 को माइनस करो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा Tb की। तो डेल्टा Tb की वैल्यू, Kb की वैल्यू, Wb की, Wa की इंटू 1000, ये वैल्यू आपको सब पता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सीधा सीधा मान रखो, Mb इक्वल टू Kb का मान 2.53, Wb का मान 1.80 इंटू 1000, डेल्टा Tb की वैल्यू माइनस करने पर आएगा 354.11 में से 353.23 माइनस करोगे तो 0.88 केल्विन आएगा, तो यह आएगा 0.88 केल्विन, 88 केल्विन, 0.88 और Wa की वैल्यू रख दी 90। सॉल्व करोगे इसे, इसे सॉल्व करने पर
देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हो। तुम इसे ऐसे लिख सकता हूँ MB इक्वल टू 253/8 इंटू 1.80 इंटू 100/9 और 1.80 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। 253 इंटू 180/88 इंटू 9 से काटा इसे 20 बार, इसे काट लो 4 और ये पेन 2 और ये 5, तो NB इक्वल टू 253 इंटू 5/8। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा और इसका आंसर आपका रहेगा 57.5 ग्राम प्रति मोल। तो आज की क्लास में आपने दूसरी अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा, क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक उन्नयन से संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया। और इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। तो क्वथनांक उन्नयन जिसके आसानी से समझ में आ गया होगा, हिमांक अवनमन भी उसकी आसानी से समझ में आएगा। तो कल की क्लास को समझने के लिए आज की क्लास को ढंग से तरीके से पढ़े, और कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। धन्यवाद।